एज पर दी स्टैटिस्टिक्स इंडिया में अप्रोक्सीमेट टोटल 7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हैं, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख डीमैट अकाउंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही ओपन हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, बट द फैक्ट इज दैट 99% ऑफ दीज पीपल आर लूजिंग मनी इन देयर अर्ली ट्रेड्स and they even don't know how to take the tax benefits from those losses। तो आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट में गेन और लॉस होता है तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट्स होगी। अगर मैं डेरिवेटिव्स में बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ तो उसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। अगर मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ तो क्या मुझे तब भी टैक्स देना पड़ेगा, या मुझे बोनस मिलता है तो उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होने वाली है। तो इस वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच फुल वीडियो, यू विल गेट गुड इनसाइट्स अबाउट द टैक्सेशन रिलेटिंग टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट। माय नेम इज़ गोविंद और आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग। सो अकॉर्डिंगली मैंने इस वीडियो को 2 पार्टों में बांटा है, पहला इन्वेस्टमेंट से, दूसरा ट्रेड। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स को 2 भागों में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो इसको बाइफरकेट करने का जो बेसिस है ना वो पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, जिस दिन आपने वो शेयर एक्वायर करा और जिस दिन आपने उसको बेचा, तो उसके जो बीच का जो पीरियड होता है ना उसको हम पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 साल के अंदर ही रियलाइज कर दिया, सेल कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने उसको 1 साल बाद रियलाइज करा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इक्विटी शेयर्स। सबसे पहला है जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है इंडेक्सेशन। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है, तो गवर्नमेंट ना इंडेक्सेशन बेनिफिट्स देती है इन्वेस्टर्स को टू इनकरेज देम टू सेव एंड इन्वेस्ट मोर। इससे क्या होता है ना कि हम कॉस्ट ऑफ प्राइस को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और कैपिटल गेन हमारा प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना कि इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है ना तो वो इस माइंडसेट से करता है कि उसे इतना % तो रिटर्न चाहिए ही चाहिए, जिससे वो कम से कम इन्फ्लेशन को तो कवर अप कर ही पाए। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट जो है वो पहले से ही सब चीज़ को डिस्काउंट करके चलता है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिर GDP ग्रोथ रेट हो या फिर करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियोज हो या कंपनीज़ की अर्निंग्स हो। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना वो पहले से ही फेयर वैल्यू पे ट्रेड होते हैं, इसीलिए वहाँ पर हमें इंडेक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं रिबेट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये रिबेट क्या होता है, अगर एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है और उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स रेट है, एप्लीकेबल टैक्स रेट की, और वो कब लगता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स रेट है वो 10% है इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। मतलब कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा होता है तभी उस एक्सेस पोर्शन पर आपको 10% से टैक्स देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1.5 लाख रुपए का गेन हुआ तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख, एक्सेस जो था वो 50,000, उसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको जो गेन है वो 1 लाख या उससे कम होता है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। तो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको एक बेनिफिट मिलता है कि उसको आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सपोज़ कि अगर मुझे पिछले साल में 50,000 का लॉस हुआ था तो उस लॉस को मैं इस साल से
8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। अब बात करते हैं हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन और लॉस। तो सिंपल है, सबसे पहले सेल प्राइस लेना है और परचेज प्राइस लेना है, उसको माइनस कर दे, आपका कैपिटल गेन आपके सामने है। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है वो 31 जनवरी 2018 से पहले किया होगा। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस नहीं होने वाली, वो एक फॉर्मूले से ड्राइव किया जाएगा। जो फॉर्मूला है हायर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट टू। पॉइंट ए इज माई परचेज प्राइस, पॉइंट टू इज माई लोअर ऑफ A and B. A is my sale price and B is my highest traded price on 31st January 2018. एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। अगर मेरा परचेज प्राइस 50 है, सेल्स प्राइस 90 है और मेरा जो हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 70 है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हायर ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 इज माई कॉस्ट ऑफ परचेज विच इज 50, पॉइंट 2 इज लोअर ऑफ व्हाट, सेल प्राइस एंड हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस। सेल प्राइस 90 है और हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस 70 है, तो इस दोनों में से जो लोअर होगा 70, वो मेरा पॉइंट 2 होगा। अब 70 और 50 विच एवर इज हायर, तो 70 मेरा जो होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ परचेजिंग प्राइस, जो मेरी ओरिजिनल परचेज प्राइस थी 50। फिर उसके बाद हम 90 से 70 को डिडक्ट करके कैपिटल गेन कंप्यूट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगले एग्जांपल की तरह हमारा जो सेल प्राइस है ना वो 90 की जगह पे 60 है, तो इस केस में हम कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे? तो इस केस में क्या होगा ना, 60 हमारा तो सेल प्राइस है और 70 हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस विच एवर इज लोअर, तो 60 जो होगा वो हमारा पॉइंट 2 हो जाएगा और पॉइंट ए है 50, तो 60 और 50 विच एवर इज हायर, 60 मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। और मज़े की बात कि 60 ही हमारा सेलिंग प्राइस भी है, तो इस केस में कोई भी कैपिटल गेन और लॉस नहीं होगा। तो हम समझते हैं ऐसा क्यों और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो 2004 में जब पी चिदम्बरम जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ना एग्जम्प्ट कर दिया था और उसकी जगह पर एसटीटी को लेके आए थे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो 2004 से 2018 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो था वो एग्जम्प्ट था, पर 2018 के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि सपोज एक इन्वेस्टर है जिन्होंने एक शेयर परचेज करा था 2014 में 50 रुपये पर, 31 मार्च को उसकी वैल्यू जो थी वो 70 रुपये पर थी और उनके पास अभी भी टाइम है फरवरी और मार्च का कि वो उसको रियलाइज़ कर लेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने अप्रैल और उसके बाद बेचा तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो सपोज आप टैक्स बचाने के लिए क्या करोगे? तो ऐसे ही अगर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करने लगते तो स्टॉक मार्केट में एक सडन फॉल देखने को मिलती। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्मार्ट प्ले करा और ये जो फॉर्मूला वाला ऑप्शन था उन्होंने दिया था। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स के केस में। तो अगर मुझे बोनस शेयर्स मिलता है तो उस केस में मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा और मेरा कैपिटल गेन क्या होगा? तो बोनस शेयर्स को लेने के लिए आप कितने रुपए दिए थे? 0। तो जब आपने कोई पैसे पे ही नहीं करे तो उसका कॉस्ट भी क्या होना चाहिए? 0। तो इसीलिए जब आप उसको रियलाइज़ करोगे तो जो भी कंसिडरेशन आपको मिलेगा ना वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर 31 जनवरी 2018 से पहले आपको जो बोनस शेयर मिला है हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस होगा 31 जनवरी 2018 को, वो आपका कॉस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड जो था ना वो पहले शेयर होल्डर्स के हाथ पर एग्जाम था अप टू ₹10 लाख, क्योंकि कंपनियां उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देती थी।
लेकिन अब क्या है ना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एग्जम्प्ट हो चुका है, जिससे कि अब वो जो डिविडेंड इनकम है वो शेयर होल्डर्स के हाथ पर टैक्सेबल है उनके स्लैब रेट से। अब बात करते हैं क्या हमें ब्रोकरेज का डिडक्शन मिलेगा। तो यस, आपको ब्रोकरेज का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मुझे एसटीटी का भी डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये था टैक्स ट्रीटमेंट्स रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। जैसे आपने जो इन्वेस्टमेंट था वो विद इन अ ईयर आपने अगर रियलाइज करा है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पे कौन से बेनिफिट जो अवेलेबल नहीं है। तो जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C वाला है ना, वो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। क्या मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए ही होता है, इसीलिए यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या मुझे रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? तो रिबेट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट की। टैक्स रेट है वो है 15%। तो जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, उस पर आपको फ्लैट 15% से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस की। तो जब भी मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है ना, तो जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मैं इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में भी। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाते हो ना, तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ना वो इन्वेस्टर वाला होना चाहिए। मतलब कि आप जब वो इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होना चाहिए, वो सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फ्रिक्वेंट नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप तो इनकम जो है वो अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हेड दिखाओगे, लेकिन असेसिंग ऑफिसर उसको एज अ स्पेक्यूलेटिव इनकम दिखा सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये था एवरीथिंग अबाउट टैक्स ट्रीटमेंट्स रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग इनकम को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला स्पेक्यूलेटिव इनकम, दूसरा नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम। तो जब हम कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं ना, इक्विटी में ट्रेड करते हैं ना, तो इसको स्पेक्यूलेटिव इनकम माना गया है, मतलब सट्टा वाला इनकम। और जो स्पेक्यूलेटिव लॉस होता है ना, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके साथ ही जो आपको स्पेक्यूलेटिव लॉसेस होते हैं ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो। अब टैक्स की बात करते हैं। तो जब भी आपको स्पेक्यूलेशन गेन होता है ना, तो उस पे इंडिविजुअल के स्लैब रेट जो होते हैं उसके हिसाब से टैक्स उस पर एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स चाहे आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, या फिर कमोडिटी या फॉरेक्स, या फिर आप स्टॉक फ्यूचर्स में, तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि डेरिवेटिव्स को नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम माना गया है, मतलब नॉर्मल इनकम। तो डेरिवेटिव से जो भी आपको लॉस होती है ना, उस लॉस को आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके साथ ही आप किसी भी हेड के गेन के साथ में आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी। अब बात करते हैं डेरिवेटिव इनकम की टैक्सेशन की। तो डेरिवेटिव का जो इनकम है ना, वो इंडिविजुअल के स्लैब रेट के साथ ही टैक्सेबल होगा एज स्पेक्यूलेटिव इनकम। अब बात करते हैं क्या इसमें मुझे ब्रोकरेज का डिडक्शन मिलेगा। तो यस, यहाँ पर आपको ब्रोकरेज का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मुझे एसटीटी का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप एसटीटी का भी डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन वहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये था टैक्स ट्रीटमेंट्स रिलेटिंग टू ट्रेडिंग। तो अब बात करते हैं कुछ जनरल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहला, जो भी आप परचेज प्राइस और सेल प्राइस लोगे ना, तो वो आपको आपके ब्रोकर के कॉन्ट्रैक्ट नोट से लेना है। सेकंड पॉइंट,
हमने टैक्स ट्रीटमेंट्स तो देख ली, लेकिन हमने कंप्यूटेशन नहीं देखा। तो क्या मुझे मैन्युअली टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर कैसे करना पड़ेगा? तो इस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप गूगल पर जाओ और वहाँ पर जब सर्च करोगे ना इनकम टैक्स कैलकुलेटर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटर, तो आप उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो और आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो। अब बात करते हैं उस इंडिविजुअल की जिसकी जो इनकम है ना वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो उसको हर एक सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर ऐसा नहीं करता तो इनकम टैक्स का उसको नोटिस आ सकता है। ऐसा कब होगा? जब ईयर एंड होता है ना, तो ईयर एंड के बाद जब असेसमेंट्स होती हैं तो इनकम टैक्स के पास में बहुत सारे थर्ड पार्टी सोर्सेज से इंफॉर्मेशंस आती हैं, जैसे कि बैंक, ब्रोकर एक्सेट्रा। तो फिर उसके बेस पर वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डेरिवेटिव्स में ट्रेड करके 2 लाख रुपए कमाए और आपने वो इनकम रिटर्न में नहीं दिखाया, तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज दे। तो अब बात करते हैं उस इंडिविजुअल की जिसकी जो इनकम है वो उसके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। तो मैं उसको भी सजेस्ट करूँगा कि उसको भी रिटर्न फाइल करना चाहिए, सो दैट वो भी जो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट है वो उठा सके। तो 3 से 4 साल डाउन द लाइन जब भी उसको प्रॉफिट हो या फिर उसकी दूसरी इनकम हो तो वो उसे सेट ऑफ कर पाए। अब ये ध्यान में रखना कि ये बेनिफिट आपको तभी मिलने वाला है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करने वाले हो। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाली है। Hope you guys have gained something from this video. If yes, then make sure to subscribe the channel.